बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्दलीय समर्थन से बढ़ा बीजेपी का विधायक ग्राफ और ऐसे में हरियाणा में बीजेपी के पास अब 51 विधायक। पीएम मोदी के नेतृत्व में सीएम सैनी लेंगे शपथ। 15 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्दलीय समर्थन से बढ़ा बीजेपी का विधायक का ग्राफ और ऐसे में हरियाणा में बीजेपी के पास अब 51 विधायक। पीएम मोदी के नेतृत्व में सीएम नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। 15 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ललित नारायण कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, हरियाणा में सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में बात की जाए तो निर्दलियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और ऐसे में तैयारियों को लेकर क्या कुछ तैयारी है? सोनिया, अभी कुछ दिन जैसे कल का दिन हमने देखा कि कल के दिन में पीएम ने दिल्ली में जो है शिष्टाचार मुलाकात की है और शिष्टाचार मुलाकात करने के बाद सीएम जो है आज भी कुछ मुलाकातें कर सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। लेकिन जो शपथ ग्रहण को लेकर है उसको लेकर जो है सूत्र बता रहे हैं कि 15 तारीख के आसपास जो है शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और शपथ ग्रहण समारोह जो है पंचकुला में परेड ग्राउंड में होगा। और माना ये भी जा रहा है कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है उसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 15 तारीख के आसपास जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जी ललित कांडपाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में 15 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होगा और उस समारोह में कौन कौन शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सभी लोग जो है उसमें शामिल होने की खबर है कि वो शामिल हो सकते हैं। अब अभी थोड़े दिन का हमें, क्योंकि दशहरे तक का, क्योंकि कल मोहनलाल बडौली ने भी कहा था कि दशहरे के बाद ही जो है वो सरकार का गठन होगा, तो ऐसे में थोड़ा दशहरे तक सभी को रुकना पड़ेगा और दशहरे के बाद ही जो है वो सरकार का शपथ ग्रहण होगा और 15 तारीख के आसपास जो है ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जी ललित, अगर बात की जाए तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक हैट्रिक लगाई है। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही है और सारा ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कल जो है कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन भी जो है चुनाव आयोग गया था और उन्होंने जो है वहाँ पर शिकायत की है कि कई ईवीएम में जो है वो बैटरी जो है 99% पाई गई है और जो कि ऐसा हो पाना संभव नहीं है। ये अपने आप में बड़ा ही एक तरह से शक पैदा करने वाला आरोप उन्होंने लगाया है। अब चुनाव आयोग इस आरोप पर क्या जवाब देता है ये तो देखना होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है अपनी इस चीज को लेकर एक तरह से सवाल खड़े कर रही है, अपनी हार को लेकर सवाल खड़े कर रही है, भाजपा की जीत को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर उन ईवीएम में 99% बैटरी कैसे हुई है। जी ललित नारायण, अगर बात की जाए तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही थी और जीत के लगातार दावे कर रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की रणनीति में कहाँ कमी रह गई कि वो अपनी हरियाणा में सरकार नहीं बना पाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमी रही उसका अति आत्मविश्वास और यही अति आत्मविश्वास जो है कई बार पॉलिटिकल पार्टियों को बड़ा नुकसान पहुंचा देता है। कांग्रेस पार्टी को अति आत्मविश्वास ने नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी की कैंपेन स्ट्रेटजी ने उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया। कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल अकेले छोड़ दिया, किसी स्टार प्रचारक का इंतजाम नहीं किया, कोई बड़े नेता किसी के लिए नहीं पहुंचे और नतीजा ये रहा कि कई सीटों पर ऐसा भी देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चला गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर अपनी कैंपेन स्ट्रेटजी को सही रखा होता, स्टार प्रचारकों का सही इस्तेमाल किया होता और अपने कैंपेन को सही तरीके से उठाया होता तो शायद आज ये तस्वीर अलग होती। लेकिन हरियाणा की जनता ने तय कर रखा था
कि उसे इस बार एक बार फिर से वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि 15 तारीख के आसपास जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जी ललित, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं बता दें कि हरियाणा में सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई है। निर्दलीय समर्थन से बढ़ा बीजेपी का विधायक गिराफ। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा में सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में 15 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी सीएम के रूप में शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होगा? देखिए सोनिया, पहले तो आपको ये बताऊं, बीजेपी का 51 का शगुन हो गया। 48 सीटें बीजेपी ने जीती है। 3 जो निर्दलीय जीते थे, देवेंद्र कादयान गन्नौर से, सावित्री जिंदल हिसार और राजेश जून, इन तीनों ने कल दिल्ली में जाकर बीजेपी को समर्थन दिया है। तो 48 इनकी अपनी थे, बीजेपी 51 का शगुन हो गया। शुरुआत अच्छी हो रही है। दूसरी बात, 15 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में विशाल एक समारोह रखा गया है। खुला ग्राउंड है, वहाँ टेंट टूंट लगाए जा रहे हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिनको बुलाना है, सेंट्रल लीडरशिप की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आएंगे। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव समिति के जो प्रधान थे, जिनकी नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। विप्लव कुमार देव जो सह प्रभारी थे, और मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री हैं वो भी रहेंगे। उसके अलावा कुछ संगठन से जुड़े लोग रह सकते हैं। हरियाणा के तमाम जो विधायक जीत कर आए हैं वो भी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, नायब सिंह सैनी तो होंगे ही, तो अति विशिष्ट लोगों को भी बुलाया गया। कुछ जुडिशरी से, एग्जीक्यूटिव से, जो अपने अपने क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको एक लिस्ट बनाई जा रही है। तो 15 तारीख होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अभी विदेश में है यात्रा पर, तो दशहरा भी हो जाएगा। उसके बाद 15 तारीख का, जैसा मोहनलाल ब्रोली ने कहा है कि बाद में दशहरे के बाद, तो 15 तारीख मुकर्रर की गई है। ये तो शामिल रहेंगे। दरअसल मंत्रियों को लेकर लोगों की जिज्ञासा है कौन कौन बन सकते हैं। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा 4 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो वो जो जीत कर आए हैं मंत्री, चूंकि 8 हार गए हैं, स्पीकर भी हार गए बीजेपी के, तो 2 मंत्री जो जीते, महिपाल ढांडा और मूलचंद शर्मा जो बल्लभगढ़ से हैं, और महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से, ये 2 मंत्री जीत कर आए हैं। दोनों मंत्रियों का कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा इनको। हालांकि मूलचंद तो पहले ही कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन महिपाल ढांडा राज्य मंत्री थे, अब उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इनके अलावा 2 मंत्री अनिल विज को लेना जरूरी है। वरिष्ठ नेता है, 7वीं बार जीते हैं विधानसभा का चुनाव। तो अनिल विज के अलावा कृष्ण बेदी जो मनोहर लाल के चुनाव हारने के बावजूद, अपना 2019 का चुनाव कृष्ण बेदी हारे थे, चुनाव हारने के बावजूद मनोहर लाल ने उनको अपना पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया था, राजनीतिक सलाहकार। कृष्ण बेदी का भी नाम है। तो कृष्ण बेदी, अनिल विज, महिपाल ढांडा और मूलचंद शर्मा, ये 4 लोग कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। 3 राज्य मंत्री हो सकते हैं। राज्य मंत्रियों में आरती राव जो अटेली से जीत कर आई है, राव इंद्रजीत की बेटी है, और पहला चुनाव था, जीती है वो। आरती राव के अलावा राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से जो जीते हैं, अमित शाह जी ने उनको टिकट दी थी जब वो नाराज हुए थे, पार्टी छोड़ रहे थे। उसके अलावा डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना से जीते हैं। रोहतक से लोकसभा हारे थे, लेकिन अब गोहाना से जीते हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनका नाम है राज्य मंत्री के लिए। जगमोहन आनंद जो सीएम सिटी करनाल, 10 साल करनाल सीएम सिटी रही है, 9.5 साल तक जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, और अभी 6 महीने जब नायब सिंह उपचुनाव जीते थे। 10 साल तक सीएम सिटी का रुतबा रखने वाली करनाल सीट के जगमोहन आनंद जो बीजेपी विधायक बने हैं, उनका नाम राज्य मंत्री के लिए। और हरविंदर कल्याण, बिल्कुल पानीपत और करनाल के बीच में हाईवे पर बसा एक विधानसभा क्षेत्र है घरौंडा में हरविंदर कल्याण की हैट्रिक लगी है, लगातार 3री बार जीती है बीजेपी के। वो एक अच्छी साख वाले व्यक्ति माने जाते हैं हरविंदर कल्याण, उनका नाम भी राज्य मंत्री के लिए लिया जा रहा है। इसके अलावा श्रुति चौधरी जो किरण चौधरी की बेटी हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, उनका भी नाम है। तो 3 राज्य मंत्री, 4 कैबिनेट मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, ये 8 लोग शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, क्योंकि विदेश में इस वजह से भी लेट किया गया है। प्रधानमंत्री का 2 दिन का विदेशी दौरा था। अगर जो आते भी है वापस, तो फिर दशहरे के रावण दहन के कार्यक्रम है सभी लोगों के, चाहे विधायक है, चाहे मंत्री जो जीत कर आए हैं। जो स्थानीय स्तर पर हर शहर में दशहरा मनाया जाता है, तो जो नवनिर्वाचित विधायक आए हैं, लोग उनको मुख्य अतिथि बना रहे हैं, और बड़े नेता दिल्ली में वो भी शामिल लेते हैं रावण दहन के प्रोग्राम में। तो दशहरे के बाद 15 तारीख निश्चित की गई है। पंचकुला के विशाल परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम होगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस वालों में निराशा है। आज भी मैं देखे खबर, सुर्खियां बनी हुई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि
20 सीटों पर कम से कम ईवीएम में गड़बड़ी की गई। हालांकि डेलीगेशन मिला है, चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी से दिल्ली में कांग्रेस का डेलीगेशन मिला है, लेकिन उनको अभी जवाब मिलना बाकी है, जांच की बात कही जा रही है। तो 20 सीटों पर गड़बड़ी के कांग्रेस ने आरोप लगाए। 11 सीटों का ही फर्क है। आप देखिए 48 सीटें बीजेपी को मिले, 37 कांग्रेस को, 11 सीटें बीजेपी को ज्यादा मिली है। और सबसे बड़ी बात यह कि बाजी उलट गई। जैसा माना जा रहा था कि कांग्रेस सरकार बना रही है, बहुत टाइम सभी एग्जिट पोल लोगों में हवा भी ऐसी थी कि कांग्रेस जीत रही है। और हुड्डा तो हर स्टेज से हुड्डा कहा करते थे बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, इस तरह का माहौल था। लेकिन ये बाजी अचानक कैसे पलट गई 2-3 दिन में? वैसे बताता हूँ मैं सोनिया, हुआ क्या कि आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उन्होंने लास्ट के 2-3 दिनों में ऐसी रणनीति पर काम किया कि बाजी ही पलट गई जी। उन्होंने घरों में जाके, पार्कों में, बाजारों में, अपने रिश्तेदारों में उन्होंने आगे कुछ लोगों की मीटिंग की और उन जो मीटिंग में शामिल है उन्होंने आगे ये मैसेज कन्वे किया कि हिंदुओं के संरक्षण के लिए ये सरकार अच्छा काम करी है, छोटी मोटी बातों को आप भूल जाओ, हिंदुओं के लिए सरकार काम करी है, बीजेपी का आना बहुत जरूरी है, मोदी जी का भी वास्ता दिया गया। तो और दूसरा एक चीज और जो हरियाणा के संदर्भ में मैं कहूँ सोनिया, कुछ जाट जिस तरीके से आक्रामक हो रहे थे कि हमारी सरकार आ रही है, आक्रामक थे, लामबंद हो गए थे, तो उनको देखकर अंदर ही अंदर नॉन जाट जो वोटर्स है वो भी लामबंद हो गया। उनके दिमाग में ये था कि कांग्रेस सरकार आती है, कहीं जैसा प्रचारित किया जा रहा था कि बदमाशी बढ़ जाएगी, गुंडागर्दी हो जाएगी, इस तरह की जो बातें की जा रही थी। तो 2-3 रातों में, 2-3 दिनों में अंदर खाते नॉन जाट जो वोटर्स था वो भी लामबंद हो गया जाटों की तरफ। तो यही वजह है कि पूरी तरह बाजी ही पलट गई और कांग्रेस देखती रह गई। ठीक है, देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारा धन्यवाद। और वहीं हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए डॉक्टर महेश, एसोसिएट एडिटर पे लगातार जुड़ चुके हैं। महेश, हरियाणा में सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में 15 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगर बात की जाए मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिल सकती है? ये है कि दक्षिण हरियाणा में सबसे ज्यादा जन समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को दी है। अतीत में भी बीजेपी की सरकार बनाने में दक्षिण हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनी है, तो उन्हें डेप्यूटी सीएम का पद दिया जा सकता है। सूत्री जानकारी दे रहे हैं कि किसी भी हाल में कम से कम एक डेप्यूटी सीएम तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। हो सकता है कि 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए जाए, लेकिन आरती राव को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है या सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो आरती राव को दिया जा सकता है। जिस तरीके से राव इंद्रजीत भी एक तरीके से पार्टी पर दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लगातार ये बात कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनती है, लेकिन जो दक्षिण हरियाणा को सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए वो भागीदारी सरकार की तरफ से बीते 2 कार्यकालों में नहीं की गई। तो इस बार हो सकता है कि डेप्यूटी सीएम आरती राव को बना दिया जाए। जहाँ तक स्पीकर की बात है, स्पीकर में चूंकि रणवीर गंगवा का एक तरीके से एक्सपीरियंस डेप्यूटी स्पीकर के रूप में रहा है, तो हो सकता है कि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रणवीर गंगवा को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि उनके पास अनुभव भी है। इसके अलावा ओबीसी का बड़ा चेहरा, कुमार समाज का हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा रणवीर गंगवा को माना जाता है। इसके अलावा अगर डेप्यूटी स्पीकर की बात की जाए तो घनश्याम दास अरोड़ा को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। और खास बात ये भी कि अनिल इस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ पर मुख्यमंत्री के बाद सरकार की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। मोहित चंद शर्मा का नाम इसमें शामिल है, राव नरवीर सिंह को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा विपुल गोयल और महिपाल झांडा, कृष्ण द्विवेदी ऐसे से रहा है और इस बार कृष्ण द्विवेदी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कंवर सिंह यादव महेंद्रगढ़ के इलाके से आते हैं, इन सरकार को जिम्मेदारी मिल सकती है। कृष्णा सहरावत को जांच होते थे, उसके अलावा महिला होने के नाते इनका अभी सरकार में जो है भूमिका हो सकती है। हरविंदर पंजाब को ये सरकार में शामिल किया जा सकता है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा तेजपाल सबर का नाम भी शामिल है। ये नर्सिंग समाज को सरकार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डॉक्टर कृष्ण कुमार बावल के इलाके से आते हैं, इन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। डॉक्टर वाल्मीकि का नाम भी सरकार की मंत्रिमंडल की लिस्ट में हो सकता है। तो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण नाम है जो कि सरकार में अहम पदों पर बैठाए जा सकते हैं। फिलहाल इंतजार सरकार की तरफ से कैबिनेट का ऐलान का है, जो राज्य मंत्री होंगे और कैबिनेट मंत्री होंगे, इंतजार किया जा सकता है। जी, डॉक्टर महेश, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।